अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबा शेख। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वेल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लास्ट 2 वीक से हम लोग चाइल्ड हेल्थ केयर वीक मना रहे हैं, तो आज भी डेफिनेटली बात जो है वो बच्चों के हेल्थ के हवाले से ही होगी। लेकिन आज और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आगे आ रहा है रमजान और रमजान से पहले ये हमारा गुड मॉर्निंग आज का आखिरी शो होगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी रमजान के बाद। तो बहुत सी ऐसी यादें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी मेमोरीज हैं जो आपके साथ आज शेयर भी हम करेंगे और आपको अपने तमाम तर सफर की कुछ झलकियां भी याद कराएंगे जो हमने स्टार्ट लिया था और अब तक ऑलमोस्ट हमें 6 to 7 मंथ सबा हो चुके हैं साथ में काम करते हुए, और किस तरह की हमारी फीलिंग थी, किस तरह की एसोसिएशन है हमारी शो के साथ, ये तमाम तर चीजें जो है वो आज आपके साथ हम शो में भी शेयर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने और अनम ने जब ये शो स्टार्ट किया तो ये शो हमारे लिए बिल्कुल एक चैलेंज की तरह था, तो डेफिनेटली मैं उन तमाम लोगों का थैंक्स करना चाहूंगी, बॉसेस का, हमारी टीम का, डेफिनेटली। तो जो है वो जितने भी लोगों ने जो है इसमें हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अनम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो हमारी पूरी कोशिश रही कि इस जिम्मेदारी को हम पूरी तरीके से निभा सकें, अपनी कमिटमेंट को पूरी तरीके से निभा सकें। और इस शो के दौरान बहुत सारी चीजें होती रही, बहुत सारे हमने शोज किए, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी डिस्कस किए, और इस पूरे शो के दरमियान जितने मंथ्स ये शो किया उसके दौरान अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो डेफिनेटली आप उसके लिए हमें माफ कर सकते हैं, ताकि रमजान के बाद हम और अच्छा शोज लेकर आए आपके लिए, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आए। हमें अपने सजेशंस भी आप देते रहिएगा। अच्छा, रमजान के हवाले से बात करें तो रमजान की ट्रांसमिशन के लिए आज टीवी ला रहा है जबरदस्त प्रोग्राम्स। आज टीवी की ट्रांसमिशन आप देख सकेंगे, इफ्तार भी देखेंगे, सहरी भी देखेंगे, और इसमें जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आप देखेंगे, और बहुत अच्छी ट्रांसमिशन होने वाली है आज टीवी की। और मैं और अनम कहाँ होंगे? मैं और अनम देंगे आपको न्यूज, आप हमें न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। बिल्कुल देख सकेंगे। बहुत सी ऐसी खबरें जो हम यहाँ नहीं दे पाते वहां पर जरूर दे पाएंगे, और हमने पूरी कोशिश की है कि इस तमाम पीरियड के अंदर वो अहम टॉपिक्स, वो अहम इश्यूज जो है वो आपके सामने लाए जा सके, जिससे आपको एजुकेट किया जा सके, जिससे हम खुद एजुकेट हुए हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें जिंदगी में तब्दीली के लिए भी हमें इस प्लेटफॉर्म से मिली है। सो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म की, इस शो की हमारी नजर में जितनी वैल्यू है, उम्मीद करते हैं कि जितना प्यार आप लोगों ने हमें दिया है आपकी नजर में भी हमारा ये इंतजार जरूर रहेगा, और इंशाल्लाह इंतजार खत्म होगा ईद के बाद। बिल्कुल। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर्स और जैसे कि तमाम फैंस जो हैं सोशल मीडिया साइट पर पूछते रहते हैं, अपना फीडबैक देते रहते हैं, तो डेफिनेटली हमसे पूछ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम आपसे शेयर करते हैं अपने शो के बारे में। तो मैं और अनम जो है वो ईद के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे, और तब तक जो है वो आप हमें सजेशंस दे सकते हैं कि ईद के बाद हम अपने शो को और मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स ला सकते हैं। जैसे कि हमारा जो पूरी ओवरऑल सेहत की थीम चल रही है, अनम ट्विटर पे इसका बहुत जबरदस्त फीडबैक आ रहा है, और बहुत सारे लोगों ने जो है कहा है कि हमें आपके शोज बहुत पसंद आ रहे हैं और मजीद नए नए आइडियाज दिए हैं, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे रमजान के बाद। और अब जो है वो नजर डाल लेते हैं हमारे अखबारात की शह सुर्खियों पे कि हमारे अखबारात में आज क्या खबरें हैं। हमारी साइनिंग ऑफ स्पीच से लोग बड़े इमोशनल हो रहे हैं। हाँ, फीडबैक हमें अभी से आना शुरू हो चुका है। कह रहे हैं कि इतनी इमोशनल आपने जो है वो इंट्रो दिया है, तो डेफिनेटली जब आप किसी शो को कर रहे होते हैं तो उसके साथ आपकी फीलिंग्स हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, एसोसिएशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं और कुछ अखबारों की भी हम बात कर लेते हैं कि आज अखबारों में क्या कुछ खास है। तो सबसे पहला और अहम बयान है वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, और उनका कहना है कि हमारा काम झूठे इल्जाम धो डालेगा, प्रोजेक्ट रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। उसके असल हीरो जो है वो शहबाज शरीफ है। साहिवाल में मुल्क के सबसे बड़े कोल पावर प्लांट का उन्होंने इफ्तिताह किया है, जिसके बाद उनका ये कहना था कि जो तमाम तर मुखालिफिन हम पर इल्जाम तराशी करते रहे हैं, हमारे काम जो है वो उसका मुंह बोलता सबूत है, और जो लोग ये तमाम तर मुखालफत करते हैं वो दरअसल मेरी मुखालफत नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, हमारी तरक्की की राहों की मुखालफत कर रहे हैं। तो ये अहम बयान था वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से, जिसको जंग ने अपनी मेन हेडलाइन बनाया है। अच्छा जी, एक्सप्रेस मेरे पास है, और एक्सप्रेस में जो मेन लीड है वो डेफिनेटली है बजट के हवाले से। अहम अहदाफ हासिल न हो सके, गुर्बत, बेरोजगारी, कम शरह नमू 5.28% हो गई। इक़्तिसादी सर्वे ऐसा कह रहा है। बरामदात, तरसीलात, ज़राए कम, दरामदात में इजाफा, महसूलात हदफ से कम रहे
फीसद आमदन, $16-29 महंगाई की शरह 4.6% रही। तो बजट के हवाले से ओवरऑल आप देख रहे हैं कि आज टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन भी हो रही है और हमारे जो एंकर पर्सन है इमरान सुल्तान वो आपको गाहे बगाहे आगाह कर रहे हैं कि क्या जो है बजट की सूरत हाल चल रही है। और आज भी इसी हवाले से आप आज टीवी की जो ट्रांसमिशन है, आज टीवी के बुलेटिन को फॉलो कर सकते हैं। बजट के हवाले से जो मेन लीड है वो एक्सप्रेस ने अपना मेन हिस्सा बनाया हुआ है। और आज आपको इसी हवाले से एक और हम खबर देते हैं कि इमरान खान आज बजट इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तो इस खबर को भी एक्सप्रेस ने अहम लीड का हिस्सा बनाया। बिल्कुल, आज बजट जो है वो सामने आएगा और पता चलेगा कि कितनी महंगाई मजीद बढ़ रही है, कितना रिलीफ आवाम के लिए रखा गया है। ये तमाम जो चीजें तो सामने आएंगी और आपको आज न्यूज पर इस पर अपडेट भी मिलती रहेगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल से पहले जैसे ही इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसमें हमने देखा कि तरक्की का 10 साल रिकॉर्ड टूट गया है और मैशत 350 खरब हो गई है। जारी खसारा, बेकाबू कर्जों में इजाफा, मुआशी शरह नमू 5.3%, जबकि अगले साल के लिए 6% मुकर्रर की गई है, जिस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ भी बड़े खुश हैं। और ये जो है खबर आज अपनी मेन लीड बनाई है जंग ने, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क की मैशत जो है वो तरक्की कर रही है और मजीद इसके लिए आगे प्लान्स भी इस वक्त मुख्तस किए गए हैं। बिल्कुल। और अच्छा, जो दूसरी खबर अगर मैं पढ़ना चाहूंगी वो है, अच्छा शॉर्ट न्यूज पहले पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो आगे मेन लीड्स कंटिन्यू कर लेते हैं। शॉर्ट न्यूज ये है कि सऊदीया में पहला रोजा कल, पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा और इस्लामाबाद में आज रुयत हिलाल कमेटी का इजलास बैठेगा और फिर बताया जाएगा कि जी चांद हुआ या नहीं हुआ। और जैसे ही चांद होगा तो डेफिनेटली हम रमजान के पहले हफ्ते में दाखिल हो जाएंगे। तो एडवांस में तमाम लोगों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो दूसरी मेन लीड है, जो खबर है वो है कि मुखालिफिन मेरी आड़ में मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा कहते हैं नवाज शरीफ। और हुकूमत करप्ट होती तो क्या कौमी मंसूबे बनते, हमारा काम झूठे इल्जामात धो डालेगा, पंजाब की रफ्तार ही नून लीग की रफ्तार है, शहबाज शरीफ असल हीरो हैं। तो जैसे कि अनब ने भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयान के बारे में बताया, तो इनके बयान को यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं खबरें पढ़ रही हूँ और मेरे कान में कुछ म्यूजिक आ रहा है और ये सिलसिला जो है इंट्रो से जारी है। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि आप म्यूजिक भी इंजॉय करें और साथ साथ खबरें भी दें। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं जो खबरें देख रही हूँ उसमें एक तो यही सेम खबर यहाँ पर आज की अहम खबरों में भी है कि सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया और पहला रोजा जो है वो हफ्ते को होगा, यानी कल होगा। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तमाम लोगों को यकम नहीं बल्कि यकम रमजान जो है वो होगा इतवार को। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और तमाम लोगों को हम भी एडवांस में कहना चाहेंगे कि रमजान मुबारक अपना इस तमाम दौरानी में बड़ा ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसी हवाले से एक और खबर यहाँ पर मेंशन है कि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास भी आज होगा और चांद देखने के लिए मरकजी जो ये कमेटी है उसका इजलास आज तलब किया गया है और उसके बाद ही बताया जाएगा कि रोजा जो है वो उम्मीद की जा रही है कि इतवार को ही होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ मजीद खबरें हम लोग यहाँ पर शेयर करें आपके साथ तो वो है जनाब के आज पाकिस्तान कोयटा से अगवा बाशिंदों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करे, चीन का ऐसा कहना है, जबकि बैरून मुल्क मौजूद शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है, इस्लामाबाद के साथ करीबी राब्ते में है। चीनी वजारत खारजा का ऐसा कहना है। खबरें इतनी ज्यादा हैं कि मैं इस टाइम कंफ्यूज हो रही हूँ कि इनमें से कौन कौन सी खबर। मेरी जो नजर जो ढूंढ रही है ना खबर, वो कुछ ढूंढ रही है बजट के हवाले से, महंगाई के हवाले से, कुछ कहीं मिल जाए आवाम को कोई रिलीफ मिला, कहीं कुछ ऐसी खबर ढूंढने से नहीं मिल रही, लेकिन एक अहम खबर मिल गई है, वो मैं आपको आपके साथ में शेयर करती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इस्लामिक समिट करने सऊदी अरब गए थे तो तनकीद का निशाना बना रहे थे कि जी उन्होंने बड़ी स्पीच तैयार की थी लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका। तो उस हवाले से सऊदी अरब का यानी शाह सलमान का जो मौक़िफ़ है वो सामने आया है। शाह सलमान ने तकरीर का मौका ना मिलने पर नवाज शरीफ से मुआज़रत कर ली है, ऐसा कहते हैं दफ्तर खारजा। वक्त की कमी के बायस खिताब न कर सके, सऊदी फौजी इत्तेहाद में शमूलियत का फैसला TORs बनने के बाद ही किया जाएगा। तो चले जी, ये तो एक जो क्यूरियोसिटी थी, एक जो तमाम मफरूज़े थे वो खत्म हुए कि जी क्या वजह हुई कि वो नहीं खिताब कर सके। तो इस खबर को यहाँ पर एक्सप्रेस ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया। अच्छा, सेम यही खबर डॉन में भी मेंशन है इस वक्त पीएम अमंग 30 लीडर्स हु डिड नॉट गेट टू स्पीक इन रियाद। और सभा इसके बारे में आपको तफसील तो दे चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि इसको मजीद बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी खबर जो है वो डेफिनेटली इकोनॉमी सर्वे के हवाले से है और इस वक्त एडिटोरियल में जो है वो मेरा ख्याल है इसी के हवाले से बातचीत भी मेंशन है। यहाँ पर पूरा स्केल बनाया गया है जिसमें टोटल GDP ग्रोथ के बारे में भी बताया गया है, जिसमें सर्विसेज इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर, इन तमाम के स्केल्स जो है वो बाकायदा तौर पर पेपर में मेंशन भी किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर जो है, आज सबसे अहम खबरें जो बजट के हवाले से अगर किसी को मिल सकती है, डिटेल्स मिल सकती हैं, तो वो सिर्फ बिजनेस रिकॉर्डर एक ऐसा पेपर है जो इस हवाले से आपको बिल्कुल अपडेट रखता है। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर्स की जो लीड है मेन वो है फेडरल बजट टुडे, डेफिनेटली इट इज, और स्पिन डॉक्टर्स चैलेंजिंग गवर्नमेंट्स ग्रोथ डेटा, ऐसा कहते हैं डार साहब, और नो वन कैन स्टॉप पाकिस्तान फ्रॉम बिकमिंग एशियन टाइगर, ऐसा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। तो इन तमाम खबरों को जो है बिजनेस रिकॉर्डर ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है। और आज का अखबार, जो लोग बजट को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए बजट के बारे में बहुत सारी चीजें जाननी है, तो बिजनेस रिकॉर्डर जरूर पढ़ें। और सबसे अच्छी बात यह है कि नून लीग के चुनाव में ये पहली बार है कि उन्होंने अपने 5 बजट पूरे जो है वो पेश किए हैं, और बड़ी एक अच्छी मेरे ख्याल की डेवलपमेंट भी है कि उनको अपना ये अरसा भी पूरा करने को मिला, और बजट भी जो है वो 5वां अपने ही चुनाव के हर शख्स बजट का इंतजार कर रहा है ना, अल्लाह करे हमारे हक में कुछ आए, आवाम के हक में भी कुछ फैसले आए। चले जनाब, आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे और जानेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में आज क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का, और लाहौर में जानते हैं कि आज पेश होने वाले बजट के हवाले से आवाम की क्या राय है, हुमा बट क्या कह रही है। सबसे पहले तो उन्हीं से जान लेते हैं। जी हुमा। बिल्कुल, मैं इवेंट्स जरूर बताऊंगी, लेकिन क्योंकि आज लास्ट डे है मॉर्निंग शो का, तो इस मॉर्निंग शो के लास्ट डे के ऊपर मैं ये यकीनन मुझे इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर बहुत सी यादें हैं जो मैं इस वक्त याद कर रही हूँ कि कभी हम लोगों को 8 बजे जब होता था ये प्रोग्राम होता था, तो हम लोगों को 6 बजे के वक्त कॉल आ जाती थी कि हुमा ये है आज बीपत देना है, तो मुझे ये बताओ आप लोगों ने क्या सोचा है, किस टॉपिक के ऊपर आप बात करोगे, हम लोगों के इवेंट्स बता दो हम लोगों को। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर जो टीम है उसके साथ बात करके हम लोगों को फील नहीं होता था कि हम लोगों से बहुत ये दूर है, कम से कम ऐसे फील होता है। स्पेशली जो अस्मा है और साथ में हुमैर, हम लोग इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बातें की हैं, बल्कि बीपर के बाद भी डिस्कशन हम लोगों की जारी रहती रही है। और इसके साथ जिस दिन मैंने देखा था अस्मा को फर्स्ट डे स्क्रीन पर, तो मैं उसे भूल नहीं सकती कि वो मैं इतनी खुश थी उसे देखकर, मैं अभी तक मेरी वो खुशी जो है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आज ये खत्म हो रहा है मॉर्निंग शो, और हम लोगों की मुलाकात जो है वो अब यहाँ पर नहीं होगी, बाद में तो हम लोग फोन पर तो जारी रहेंगे, लेकिन उसके बाद जी बोलिए। ये खत्म नहीं हो रहा है शो, हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। रमजान में इफ्तारी सहरी पर हम लोग इंतजार नहीं कर सकते ना, तो हमें ब्रेक लेना अच्छा होता है आप लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की जो ट्रांसमिशन है वो इफ्तार ट्रांसमिशन है। इफ्तार ट्रांसमिशन में यकीनन मैं नजर नहीं आऊंगी आपको, और ना ही मुझे सबा नजर आएगी और ना ही मुझे अनम नजर आएगी तो जब मैं बीपर दे रही होंगी किसी बुलेटिन के दौरान, तो तब यकीनन मुझे नजर आ जाएगी और मेरी बात हो जाएगी। लेकिन वो इस तरह की हल्की फुल्की जो बात थी वो नहीं होगी। अब यकीनन अपने इवेंट्स की तरफ आ जाओ, वरना लोग जरूर मुझे मारेंगे कि कोई इवेंट्स नहीं बता रही है। यकीनन आज सुबह का जो आगाज होगा पंजाब असेंबली के सेशन के साथ ही होगा। पंजाब असेंबली का सेशन है आज, और वही बयानबाजी, वही जो बिल है वो पास किए जा रहे हैं। और आज क्योंकि कौमी असेंबली की तरफ से बजट जो है वो भी पेश किया जाएगा, तो उसके बाद यकीनन पंजाब असेंबली के बजट की भी तैयारी हो चुकी हुई है, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रपोजल दिए जा रहे होंगे और उसकी तैयारी भी हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे वो स्पॉट फिक्सिंग केस जो है, उसी के हवाले से आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आज फिर उसकी हियरिंग होगी, और वहाँ पर क्रिकेटर्स आएंगे और अपनी जो दलाइल हैं वो फिर दोबारा पेश करेंगे। और जो मेन इवेंट होगा वो रोयत हिलाल कमेटी का है, वो कमेटियाँ जो है वो, जैसे कि मरकजी कमेटी का इजलास होगा तो यकीनन लाहौर में भी होगा यहाँ पर इजलास, और महकमा मौसमियात ने तो पहले ही कह दिया है कि आज कोई चांस नहीं है यहाँ पर चांद नजर आने का, सिर्फ और सिर्फ साहिली पट्टी पर जो है चांद नजर आएगा। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि रमजान मुबारक जो है वो इतवार को होगा, और इतवार को हम लोग बड़े अपने जो फरीजा है उसका वो अदा करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी। हुमा बट अपडेट कर रही थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी अपने तमाम रिपोर्टर्स को मिस करेंगे, टीम को मिस करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा ब्रेक मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान का माली साल 2017 और 2018 का बजट आज पेश किया जा रहा है। बजट वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार कौमी असेंबली में पेश करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, आज न्यूज के नुमाइंदे कराची से हैं सफदर अब्बास। जी सफदर, अपडेट कीजिए इस बजट के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत के आइंदा माली साल के दौरान आमदनी और खराजात का तखमीना, जिसको बजट कहते हैं, वो आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वफाकी बजट का तकरीबन टोटल जो मालियत होगी वो 47 से 48 खरब रुपए होगी, और इसमें पहली बार FBR के लिए जो टैक्स वसूली का टारगेट होगा वो 39 से 40
खरब रुपए होगा, जो साल भर के दौरान यकीनन हम और आपसे ही वसूल किया जाएगा मुख्तलिफ टैक्सों की मद में। इसके अंदर अभी तक जो बात सामने आई वो ये कि कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, शैम्पू, मोबाइल फोन, मक्खन, दूध, दही, जो पैक आइटम्स आते हैं बाहर से इम्पोर्टेड चीजें कहलाती हैं, खुश्क दूध, चाय, घी, तेल वगैरह, इन सब के ऊपर जो दरामदी ड्यूटी में इजाफा मुतवक्का है, जिसके बाद इनकी कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही सरकारी मुलाजमीन और जो रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं उनकी तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ भी है कि 10 से 15% तक सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा होगा। अच्छा, इस दफा बजट में जो दिफाई शोबा है हमारा, उसमें के कुछ रकम बढ़ाई जा रही है, जिसके लिए दिफा के लिए तकरीबन 940 अरब रुपए मख्तस किए जाएंगे, जबकि जो वफाक और सूबों का सालाना तरक्याती प्रोग्राम होता है, जो कल नवाज शरीफ साहब अपनी स्पीच में बड़े पुरजोश भी थे कि बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से, और यहाँ पर ताजिर बरादरी का इस हवाले से क्या कुछ कहना है और आवाम की उम्मीदें क्या है ये तो आपने जाना। और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मेकअप और कॉस्मेटिक जो है वो एक बार फिर से बढ़ाया जा रहा है, तो वो तमाम लोग जिनकी रोजी रोटी इसी से वाबस्ता है, जिनका काम ही मेकअप से चलता है, ये सोचे कि अगर कॉस्मेटिक के ऊपर पैसे बढ़ रहे हैं तो फिर पार्लर के पैसे भी बढ़ जाएंगे और सैलून्स और महंगे हो जाएंगे। क्या सर्विसेज है ना, मुझे ऐसा लगता है सारे पैसे हम सर्विसेज में ही दे देंगे। चले आगे मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। आपको बताएं कि पंजाब में मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। लाहौर समेत सूबे भर में केमिस्ट एंड रिटेलर्स एसोसिएशन ने ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ हड़ताल कर दी, जिसके बायस पंजाब के कई इलाकों में मेडिकल स्टोर्स बंद होने से मरीजों के लिए अद्वियात का हुसूल मुश्किल हो गया। अद्वियात ना मिलने से मरीजों के अहले खाना नुस्खा हाथ में थामे मारे फिर रहे हैं, और ये पहली दफा नहीं है, ऐसा होता रहता है, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। सिराजुल हक अपनी नेक नामी और ईमानदारी के लिए तो मशहूर हैं ही, इसी के साथ साथ वो एक किसान भी हैं। अमीर जमात इस्लामी गुज़िश्ता रोज अपने आबाई गांव समय बाग गए, जहां लोग गंदम की कटाई में मसरूफ थे। सिराजुल हक ने भी आओ देखा ना था और अपने खेतों में उतर गए और गंदम काटना शुरू कर दी। इस मौका पर सिराजुल हक के रिश्तेदार भी उनके साथ थे। वैसे लीडर्स को जो है ना ऐसे ही होना चाहिए, दिस इज वेरी गुड थिंग, अपनी बेसिक्स नहीं भूलनी चाहिए। और शहर कायद में शेरवानी स्पोर्ट्स ट्रस्ट के तहत लियारी के फरामोश किए गए माजी के कौमी हीरोज के एजाज में इस्तकबालिया का एहतमाम हुआ। तकरीब पजीराई में बॉक्सिंग, साइकिलिंग और फुटबॉल में मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया गया। प्लेयर्स में अवार्ड के साथ नकद इनामात भी तकसीम किए गए, और ये बहुत अच्छी बात है कि लियारी तो डेवलप हो ही गया है, और अब इसके जो लोग हैं उनका जो शौक है खास करके फुटबॉल, अल्लाह करे वहाँ पर वो डेवलप हो जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो वहाँ पर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स जाएं और लियारी के लोगों का जो टैलेंट है वो वहाँ पर पॉलिश करें जाके। बिल्कुल, और पाकिस्तान के किसी भी कोने में जो है ऐसा नहीं है कि आपको टैलेंट नहीं मिलेगा, बस जरूरत है तो उस आंख की जो उस टैलेंट को परख सके। और मेरा ख्याल है कि अब लोग सामने आ रहे हैं और अपने इस टैलेंट को मजीद बढ़ा भी रहे हैं। शो मिलेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब गेस्ट टॉप स्टोरी से भी आपको आगाह करते हैं कि वजीर आजम ने भी अगले बजट की तारीफ कर दी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि रिकॉर्ड तरक्याती बजट पेश किया जाएगा। मुखालिफिन पाकिस्तान की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सफर रुकने वाला नहीं है। साहिवाल में कोल पावर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आजम नवाज शरीफ पुरजोश दिखाई दिए और कहने लगे कि रिकॉर्ड तरक्की बजट पेश होने जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत, तरक्की और तवानाई के मसाइल तेजी से हल हो रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि धरना देने वाले बहुतान तराशी के सिवा कुछ नहीं करते। मुखालिफिन मुझे नहीं पाकिस्तान की तरक्की को रोक रहे हैं, लेकिन तरक्की का ये सफर रुकने वाला नहीं। नवाज शरीफ का कहना था कि साहिवाल पावर प्रोजेक्ट से 1320 मेगावाट बिजली हासिल होगी। 2018 के बाद मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी। और जनाब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज क्या लिख रहे हैं एडिटोरियल? एडिटोरियल से पहले आज हम देख रहे हैं, आज चांद नजर आने के लिए रूतु हिलाल कमेटी बैठी थी देखने के लिए, तो उस हवाले से एक मुबश्शिर अली ज़ैदी की जंग में 100 लफ्जों की कहानी चांद के उन्वान से लिखा है कि क्या चांद हो गया। बीवी ने सवालिया निगाहों से पूछा, मालूम नहीं, डोडो से पूछता हूँ। मैंने सर घुचाकर जवाब दिया। घर से निकला तो पड़ोसी पर नजर पड़ी, वो बालकनी में खड़ा था, दूरबीन आंखों से लगी थी। मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ डोडू के घर पहुंचा, उसे आवाज दी। उसने छत से झांक कर कहा, देखा, सीढ़ियों पर उतर कर आया और मेरे गले लग गया। शिद्दत जज्बात से उसकी आंखों में आंसू थे। मुबारक हो, चांद नजर आ गया।
मैंने पूछा, डोडो ने गुलूगी आवाज में कहा, हाँ बजट का चांद। बजट के चांद से याद आया कि आज हमें हो रहा है और अब बजट आ रहा है, और फिर अब जो है माएँ जो हैं, बच्चे जो हैं अपनी माओ से डरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्मेटिक्स पे जो रेगुलेटरी अच्छा सही, बिल्कुल। अभी हम वही सलून्स की बात कर रहे थे कि सर्विसेज तो और महंगी हो जाएंगी, पहले ही इतनी सर्विसेज महंगी हैं और कॉस्मेटिक महंगी हो गई, तो फिर सोचें कि जितनी भी ब्राइड्स हैं और जितनी भी सेरेमनीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके ऊपर तो बड़े प्राइसेस हाई हो जाएंगे, जहाँ 300 अशिया पर जो है वो ड्यूटी बढ़ रही है। और तकरीबन FBR को भी टास्क दिया गया कि टैक्स में भी 15% जो है वो बढ़ाना है, यानी कि टैक्स नाफिज करने हैं मुख्तलिफ अंदाज से, बिलवास्ता टैक्स जो है, जो कि गरीबों के लिए सबसे बड़ा मसला होता है। चलिए, ये तो तमाम मसाइल है ना बजट के, जो कि आता है तो कुछ खुशखबरियां भी लेके आता है, तो कुछ इस तरह की सैड खबरें भी होती हैं, तो कोई खुशखबरी बता दें, कोई अच्छी खबर भी हो बजट में हमारे लिए। खुशखबरी जो है, मैंने बहुत कोशिश की खुशखबरी ढूंढने की, वैसे भी इसके हमारा आखिरी आज ये रमजान से कबल ये आखिरी प्रोग्राम है, तो अच्छी खबर दे रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत कोशिशों के बाद मुझे ये मिला ये बात कि अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बेहतर हो रही है, लेकिन बड़ी बात ये है कि नुकसानात में कमी आ रही है, क्योंकि देखें हमने जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो हमारे, वो हमें बाकायदा हमने सफर किया उस पर, और हम जो है 4.9 से 3.88 बिलियन डॉलर्स पर आ गए हैं। नुकसानात में कमी हुई है, ज़रबुल अज़्ब और रद्दुल फसाद ने काम किया है, दहशतगर्दी में कमी हुई है, पाकिस्तान की तरक्की का पहिया घूमा है, क्योंकि देखें दहशतगर्दी खत्म होगी तो बरामदात में इजाफा होगा, दरामदात कम होंगी, लोगों में खुशहाली आएगी, और ये वाकई में हो रहा है। क्योंकि अभी अशताक डार की आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा कि वो कह रहे थे कि 8 सालों में पहली मरतबा हुआ कि 5 से ऊपर गया, 5.3 5.2 पे पहुंच गया है, और 6 का टारगेट है हमारा, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है मुल्क के लिए। बिल्कुल, खबर तो अपने अच्छी सुनाई, और साथ साथ जो है शहर कायद की रौनकें भी बहाल हो गई हैं, और रमजान की अगर हम ओवरऑल एक्टिविटी देखें या वेलकमिंग देखें तो बहुत ज्यादा लोग गर्मजोशी से जो है वो इंतजार कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं रमजान का। इस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूंगी शहर कायद के लोगों के हवाले से, इसकी एक्टिविटीज के हवाले से। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा कि पहले भी हमने देखा कि जैसे ये ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी में कमी आई है, लोगों ने पिछली मरतबा रिकॉर्ड इजाफा हुआ कारोबार में, शॉपिंग में, और अभी भी हम देख रहे हैं कि शॉपिंग फ्रेंजी इतनी आ गई है कि मैंने बेगम से मुझे कहा कि चैलेंज प्लाजा में गया, सुपर स्टोर्स वगैरह में इतना रश था कि मैं वापस आ गया, मैंने कहा अब नहीं जा सकते, इतनी रश है कि आप जो है लोग ट्रॉलीज लेने के लिए लाइन से खड़े हैं कि हमारा नंबर आ जाए। तो ये खुशखबरी, ये अच्छी बात है, हमारी कौम दहशतगर्दी और खौफ के साये से निकलकर कम से कम इस लेकिन एक चीज जरूर है नफीस साहब, जो कि हमारे भी अभी एक मेंबर के साथ ही ट्रेजेडी हुई है कि उसको भी मोबाइल स्नैचिंग में उसकी आई जो है वो डैमेज कर दी गई। ये चीजें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। अब मोबाइल स्नैचिंग स्पेशली कहा जाता है कि रमजान जैसे शुरू होता है तो ये काम भी शुरू हो जाते हैं, तो पता नहीं ये शैतान कहाँ से निकल के आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, उनके साथ तो बहुत ये ट्रेजेडी हुई कि उनकी आंख पे पूरा सूरत के रेटिना जाया और खुदा ना खतरा बच गई है, ऑपरेशन हुआ है बहुत जरा। ये क्योंकि देखें, ये अभी मैं एक कन्वे करना चाहता हूँ मैसेज कि हमारे यहाँ बहुत लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन ये जो स्ट्रीट क्राइम है ना, इस पर खुसूसी तवज्जो देने की काम करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा नफीस साहब, क्योंकि आज हमारा सेशन का बिल्कुल गुड मॉर्निंग, आज के सारे सेशंस का आज हमारा लास्ट शो है, तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई बॉटम? जी हाँ बिल्कुल, देखें पहली तो बात ये कि मुझे इस बेहतरीन टीम का और इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनने पर बहुत फख्र है और बहुत खुशी है, क्योंकि देखिए हल्के फुल्के अंदाज में जिस तरह आप लोगों ने एक बड़ी संजीदा चीज़ों को भी पेश किया है, ये काबिल सताइश है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये हमारा गुड मॉर्निंग आज प्रोग्राम लोगों को हंसाता भी रहेगा, मालूमात भी देता रहेगा, एंटरटेनमेंट भी देता रहेगा और हंसता बसता रहेगा। नफीस साहब आप हमारे साथ थे और इंशाल्लाह नफीस साहब से भी मुलाकात होगी रमजान के बाद, जब हम लोग दोबारा एक साथ बैठेंगे और एडिटोरियल्स जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि रमजान के बाद एडिटोरियल्स में भी कुछ अच्छी खबरें भी हमें सुनने को बिल्कुल, और हम कहेंगे कि नफीस नईम साहब से कि कुछ रिसर्च भी जो है वो साथ में लेकर के आए। बिल्कुल। अच्छा शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में जैसा कि आपको पता है हम सेहत के हवाले से 2 वीक से बात कर रहे हैं, तो आज हमने सोचा कि इस अहम मौजू को भी जो है ज़ेरे बहस लाया जाए, जो कि है दूध के हवाले से। मैं और अनम इससे पहले भी काफ़ी ये बात डिस्कस कर चुके हैं ऑफ कैमरा भी, मेकअप रूम में भी, हर जगह की यार दूध की क्वालिटी जो है वो आजकल अच्छी नहीं है। खुला दूध खरीदा जाए तो उसमें से हीक आती है, पता नहीं उसमें क्या क्या केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जबकि अगर डब्बा पैक की बात की जाए या UHT मिल्क के हवाले से बात की जाए तो उसको भी कहते हैं कि वो इतना हाइजीनिक नहीं है। अगर आप उसको उबालते हैं तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, फेड हो जाता है और फिर
पीने में भी उसमें हीक आती है। तो फिर क्या किया जाए, कौन सा दूध सही है, किस तरीके से दूध का इस्तेमाल किया जाए, इस सारे सिनेरियो पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असद सईद, जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे दूध के हवाले से बात हो रही है और रमजान में इसका इस्तेमाल जो है वो दुगना हो जाता है, क्योंकि आप अगर बहुत सारे जो मिल्क्स हैं वो यूज़ नहीं करते तो पाउडर के दूध से तो आप चाय बना लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली फेनी अगर आपने बनानी हो तो उसमें आपको दूध डालना ही पड़ता है। तो एक तो ये जो इब्हाम है, ये जो ओवरऑल एक र्यूमर्स हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि बेहतर दूध कौन सा है, खुला दूध या डब्बे का दूध? हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो प्रोसेस मिल्क होता है वो बेहतर है। ठीक। और पूरी दुनिया में जो है वो प्रोसेस मिल्क को ही प्रमोट किया जाता है, और खुले हुए दूध तो मेरे ख्याल में पूरे यूरोप में खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मिल्क एक ऐसी फूड प्रोडक्ट होती है जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, फैट कंटेंट होता है, तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत ही आपके ये अट्रैक्टिव सबस्ट्रेट होता है, जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और मिल्क डिटोरेट कर जाता है। तो अगर उसकी प्रोसेसिंग की जाए, अगर प्रोसेस मिल्क हो तो वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर होता है, यानी वो सेफ होता है ज़्यादा। अच्छा, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इसमें एक और चीज़ की जाती है जिसमें इसमें होमोजेनाइजेशन की जाती है, जिसमें इसके फैट के ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान में ख़ास के जो खुले हुए दूध होते हैं उनका कलेक्शन ऑफ मिल्क और उसकी, क्योंकि वो डिफरेंट एनिमल से कलेक्ट किया जाता है तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं होती है, ना कोई क्वालिटी कंट्रोल होता है, ना वो किसी सिस्टम के थ्रू गुजरता है। तो खास के वो चीजें जो प्रोसेस की जाएं और वो प्रोसेस की जाएं आईएसओ के तहत, आईएसओ 22000 जो कि फूड सेफ्टी को इंश्योर करता है। तो अगर आईएसओ 22000 हो और उसमें हैसअप की, जिसको हम हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कहते हैं, वो तमाम चेक से गुजरे तो वो जाहिर है कंज्यूमर के लिए एक सेफ मिल्क होगा और उसके बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग 2 हफ्तों से चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से बात भी कर रहे हैं, तो ये मिल्क एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बराह रास्त जिनसे उनका ताल्लुक होता है, बच्चों की नशोनुमा के लिए दूध बहुत ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तान में जनरली ज़्यादातर जो लोग हैं, अगर आप मोस्ट की बात करें तो वो लोग खुला दूध ही इस्तेमाल करते हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि खुले दूध के क्या क्या नुकसान हैं, उसमें ऐसे क्या अज्जा होते हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि प्रोसेस मिल्क ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ कि हम जब भी कभी बात करते हैं खुले दूध की, हमने उसको बॉयल किया और उसके बाद हमने उसको फ्रिज में रख लिया, उसको यूज़ कर लिया, तो वो 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता। ये जो दूध हम प्रिजर्व करते हैं या जो प्रोसेस्ड मिल्क होता है, इसमें ये हम देखते हैं कि हफ्तावार तो क्या महीने महीने तक लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो चीज़ नेचुरल तो नहीं रहती। तो ये एक बड़ा जहन में मेरे सवाल आ रहा था जो मैं चाह रही थी आपसे ज़रूर पूछूं। नहीं, ये देखिए तकरीबन 250 साल पहले ये इस्टेब्लिश किया था लुईस पैस्चर ने, और आप सोचिए 150 साल, 250 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ और यूरोप में, और मिल्क की प्रोसेसिंग की गई और वो हिस्ट्री से पता चलता बॉटल मिल्किंग कहलाती थी। तो जब आप मिल्क को आप पैस्चराइज करते हैं, अगर हीट करके एक ख़ास टाइम टेम्परेचर पे आप करते हैं, तो इसमें ये होता है जो उस पर माइक्रोबियल लोड होता है, ख़ास के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इनको जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया ख़ास के जो बीमारी फैलाते हैं वो कम हो। और एट द सेम टाइम अगर आप उसको प्रिजर्व कर लें एसेप्टिक कंडीशन में, उसको हम कहते हैं टेट्रा पैक एसेप्टिक कंडीशन में, तो वो एक बैरियर हो जाता है कि अब बाहर से कोई माइक्रोब्स या कोई माइक्रोबियल ग्रोथ अंदर की तरफ नहीं जा सकती है। इससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, तकरीबन वो लाइफ 90 डेज तक जा सकती है। अच्छा। लेकिन अगर आपने उस दूध को एक दफा खोल लिया डब्बे को और फिर अगर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा और आपने बाहर छोड़ दिया, तो वो फिर वो एनवायरनमेंट से वो फिर बैक्टीरिया आके उसको 24-48 आवर्स में खराब कर देंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि जब आप डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप छोटा पैक यूज कर रहे हैं तो फिर आप उसको पूरा यूज कर लें, अगर आप उसको थोड़ा इस्तेमाल करेंगे फिर फ्रिज में रखेंगे फिर बाहर रखेंगे तो उससे जो है उसकी क्वालिटी भी असर पड़ेगा और वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह। अच्छा, इसी डब्बे के दूध के हवाले से, क्योंकि हमारे घर में यही यूज होता है, लेकिन अब इसके बारे में जो है बहुत सारी र्यूमर गर्दिश करी थी कि जी डब्बे के दूध में जो है वो कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि वो आप अपनी सेहत के लिए आपके लिए अच्छी हैं, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इन र्यूमर्स के हवाले से आप क्या बात बताना चाहेंगे? और दूसरा ये कि इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है डब्बे के दूध की कितनी होती है? देखिए, जो ब्रांड हैं अच्छे जो मिल्क है, जहाँ पर मैं फिर एक दफा कहूंगा जो आईएसओ 22000। सर, इसी हवाले से मैं पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि आईएसओ 22000 जो है, तो ये डब्बे के ऊपर मेंशन होती है? मेंशन होती है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, वो सर्टिफाइड करती है
उनसे सर्टिफिकेशंस होती हैं कि वो तमाम क्वालिटी एश्योरेंस और उसकी एग्जीक्यूशन, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल, वो एक तमाम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से गुजर के फिर पैक हो रहे हैं। तो वो एश्योर करता है कि वो क्वालिटी मिल्क है। तो जब आप मिल्क के रॉ मिल्क जब कलेक्ट करते हैं, उसमें बेपनाह, एक तो अगर आप वाटर की एडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो किस तरह का वाटर डाला जा रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसमें और वाटर के अलावा बहुत सारी एडल्ट्रेशन और की जाती है, जिसको हम सिंथेटिक मिल्क कहते हैं। उसकी कोई, देखिए वो ब्रांड है, उसका कोई भी बना के कहीं पे भी बेच रहा है, तो वो अच्छा आपने देखा होगा एक जो खुले हुए दूध होते हैं उसमें बर्फ में उसको रखते हैं, आपको पता है वो बर्फ की क्या क्वालिटी होती है, बिल्कुल सही है ना। तो वो अब जो बर्फ उसमें मेल्ट करेगी तो उसमें जो भी कंटामिनेशन है वो सारे कंटामिनेटेड वो जाहिर कंज्यूमर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर हम बात करें खुले दूध की और फिर उसके बाद आपने बात की कि जी प्रोसेस मिल्क जो है वो ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसमें आपकी फिर भी क्वालिटी जो है वो थोड़ी बहुत एश्योर्ड होती है, फिर एक उसकी नई कैटेगरी अब आ चुकी है टी वाइटनर्स। और टी वाइटनर्स की अगर बात करें वो दूध से थोड़े मुख्तलिफ भी होते हैं, उनका जायका भी बहुत मुख्तलिफ होता है और साथ साथ कहा जाता है कि उसमें वेजिटेबल फैट होता है। पहले तो ये बताइएगा कि वेजिटेबल फैट क्या हमारे लिए बेहतर है या फिर नुकसानदेह है? देखिए वेजिटेबल फैट तो हर लिहाज से बेहतर है, बहुत बेहतर है। बल्कि आप ये कह लीजिए कि जितने आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसके लिए तो चाहिए हमें फैट और ऑयल, और जो एनिमल सोर्स से जो फैट है वो कभी भी अच्छी नहीं कहला जाती। जो एनिमल फूड है उसका जो सबसे बैड इम्पैक्ट है वो उसका फैट है। और जो जितने प्लांट सोर्स हैं, बल्कि मैं आपसे एक जिक्र करूंगा प्लांट सोर्स से, जैतून के ऊपर तो अल्लाह ताला ने कुरान में कसम उठाई है, यानी मेरिकल है। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, प्लांट सोर्स का फैट जो है दैट इज सपोज टू बी द हेल्दीएस्ट फूड ऑन दिस प्लेनेट एंड दैट इज कॉल्ड द ईवो, यानी एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। लेकिन हम देखते हैं कि ओलिव ऑयल से और बाकी जितने भी प्लांट सोर्स से जो फैट लेते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। अच्छा, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके मतलब जो हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो फैटी एसिड भी लिक्विड होंगे, तो वो फिर बॉडी के अंदर, अच्छा जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाए वो खतरनाक होते हैं हेल्थ के लिए। सही, ये एक बड़ा लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि जो हमारा डेयरी फैट है उससे भी ज्यादा बेहतर होता है आपका वेजिटेबल फैट? बिल्कुल बिल्कुल, वेजिटेबल उसकी वजह ये होती है कि उसमें एक कहलाता है म्यूफा कहलाता है, प्यूफा कहलाते हैं, दो टर्म्स हम यूज करते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक कहलाता है प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं, ये क्लॉटिंग को रिड्यूस करते हैं, हार्ट अटैक से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे जिस तरीके से यानी ऑयल का मॉलिक्यूल्स या फैट का मॉलिक्यूल्स आपको कार्डियो डिजीज की तरफ ले जाता है, इसी तरीके से प्रोटेक्ट भी करते हैं, जो कि सिर्फ आपके वेजिटेबल सोर्स से हमें मिलते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इसके ऊपर गुफ्तगू की और बहुत ज्यादा मुफीद बातें की। और अनम, यही आपको याद है कि एक दफा इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग कितने ज्यादा जज्बाती भी हो गए थे कि हमने तो ये सोचा था कि हम अपनी अपनी जो है ना वो भैंस पाल लेते हैं ताकि हमें रियल दूध मिल सके और हम जो है तमाम फेक जितने भी मिल्क हैं उनसे दूर रह सकें। लेकिन अब हमें समझ में आया कि ISO 22000 जिसके ऊपर लिखा हो वो दूध जो है वो सर्टिफाइड है, बेहतर है, तो वो आप ले सकते हैं और रमजान में फेनी, खजला या जो भी चीज बनाना चाहें वो आप एंजॉय कर सकते हैं। हम तो दूध सोडा बहुत शौक से पीते हैं जब भी इफ्तार का टाइम होता है, तो अच्छी बात है, आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा दूध आपके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं। और खुले दूध के बारे में जो आज हकीकतें मुझे पता चली है तो मेरा ख्याल है इसके बाद मैं भी शिफ्ट करने वाली हूँ प्रोसेस मिल्क के जाने। लेट्स सी कि अब रमजान में जो है वो दूध की, क्योंकि वैसे भी हम बात कर रहे थे तो पाकिस्तान जो है वो 4th अगर आप मुल्क कहें जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर कंजम्पशन भी इतनी ज्यादा है, तो अच्छा है जो चीज ज्यादा कंज्यूम हो रही है उसमें क्वालिटी एश्योरेंस बहुत जरूरी है। इसी के साथ लेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, कहीं बचाएगा, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बात हम कर रहे हैं चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से, तो आज का जो मौजू है वो इंतहाई अहम भी है और हम बात करने जाएंगे कुछ डाउन सिंड्रोम के हवाले से। इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड चाइल्ड हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर सलमान किरमानी, और उनके साथ मौजूद हैं अली अल्लाह वाला जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के भी। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे तो अली हमारी मुलाकात हुई थी
वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के ऊपर, और जो मेरा ख्याल है कि नकूश आपने हम छोड़े थे अभी तक वो उसी तरह के हैं, क्योंकि हमने बात डाउन सिंड्रोम से ही शुरू की थी। तो एक बार फिर से हमारे वो नाजरीन जो उन्होंने तब नहीं देखा आज देखा, डाउन सिंड्रोम क्या चीज़ है, क्या कंडीशन है, क्या इसकी चैलेंजेस हैं, सब थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं बताता हूँ। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है। जेनेटिक का मतलब कि ये पैदाइश से ही आमतौर पे प्रेजेंट होती है, और इसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कुछ खास मेडिकल इश्यूज बच्चों को हो सकते हैं और कुछ खास इंटेलेक्चुअल इश्यूज हो सकते हैं लर्निंग के लिहाज से। तो ये इन दोनों को हमें साथ लेके चलना होता है। इस चीज़ का हमारे पास कोई क्योर नहीं है कि हम इन चीज़ों को ख़त्म कर दें, लेकिन अच्छी नशोनुमा से, अच्छी तवज्जो से, अच्छी मैनेजमेंट से माशाल्लाह से ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, और जो जब ये बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो माशाल्लाह से सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर्स बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर सलमान। अच्छा अली, आपसे पूछना चाहूँगी, आप जो है बहुत ज़्यादा इस हवाले से काम भी कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो कि डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स जस्ट अ कंडीशन, और ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो आगा खान के साथ आपने कोलैबोरेशन किया है और एक क्लिनिक का भी आगाज़ किया है, उस हवाले से पूछना चाहूँगी। जी, तो जब भी कोई भी कंडीशन होती है, कोई भी चीज़ होती है, जब भी उसके हवाले से हमें बेहतरी लानी होती है, इम्प्रूवमेंट लानी होती है, तो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। KDSP ने कुछ काविशें की फैमिलीज़ को फैसिलिटेट करने के हवाले से, ख़ासतौर पे नॉन मेडिकल इश्यूज़ के हवाले से, लेकिन फिर हमें ये एहसास हुआ कि जिस तरह दुनिया भर में वेस्टर्न ममालिक में ख़ास तौर पे डाउन सिंड्रोम क्लिनिक्स, स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स होते हैं, जहाँ पे जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है उनको स्पेशलाइज्ड सर्विस और केयर मिलती है। वो डॉक्टर्स एक टीम बेस्ड अप्रोच के साथ चलते हैं। तो हमने ये एहसास किया कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सर्विस नहीं है। सो देन वी कॉन्टैक्टेड द आगा खान हॉस्पिटल। हमारा कुछ अर्से हम बातचीत करते रहे कि हम इसको किस तरह करें, एंड देन वी रियलाइज कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट नीड है कि फैमिलीज जिनके यहाँ बच्चे हों जिनको डाउन सिंड्रोम है, देखिए बहुत सारी और चीज़ें डाउन सिंड्रोम के होने की वजह से होती हैं, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फैमिलीज एक ऐसे हाथों में हों जो स्पेशलाइज्ड लोग हों हेल्थ केयर के हवाले से। सो ये टीम ऑफ डॉक्टर्स अब एक ऐसी टीम है जिसमें फैमिलीज जाके इनसे रुजू कर सकते हैं, और ये टीम उनको गाइड करेगी कि वो कौन कौन सी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जिनकी स्क्रीनिंग करवानी है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए वी हैव टू बी ऑन द लुकआउट फॉर दोस थिंग्स, ताकि उन बच्चों की परवरिश बेहतर से बेहतर हो और वो बीमारियों से दूर रहें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी मैं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के बारे में जैसे कि अभी आपने कहा कि इनको प्रॉपर हेल्थ जो केयर है और सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करें तो एक बहुत प्रोटेक्टिव मेंबर हमारी सोसाइटी के साबित हो सकते हैं। मैं जानना चाह रही थी कि इसके लिए क्या प्रॉपरली कोई मेडिकेशंस भी होती हैं, कोई ट्रीटमेंट भी है, क्योंकि आगा खान में स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जो हुए, अब आपने एक डिपार्टमेंट भी मुख्तस कर दिया है जिसके अंदर वहाँ उन बच्चों को ट्रीट किया जाता है, तो उनकी ट्रीटमेंट्स में क्या कुछ होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक मैनेजमेंट प्लान बनता है इनका, जिसको आप कहते हैं कि हेल्थ सुपरविजन होगी इनकी, जो कि बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक चलेगी। जब हम शुरू से कहते हैं इसका मतलब कि प्रेगनेंसी से शुरू होती है, कि अगर किसी माँ को प्रेगनेंसी के दौरान जब अल्ट्रासाउंड होता है, कभी कभार उसमें कुछ खदशे आते हैं कि शायद डाउन सिंड्रोम हो, टेस्टिंग भी उस वक्त हो सकती है, तो चीज़ें उस वक्त से शुरू होती हैं, एजुकेशन उस वक्त से शुरू होती है। फिर जब बच्चा पैदा होता है, अगर एग्जामिनेशन पे कुछ देखा जाए कि डाउन सिंड्रोम के फीचर्स हैं, तो फिर कुछ खास टेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल दिल का टेस्ट होता है, थायराइड ग्लैंड का टेस्ट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों में ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आई, फॉर एग्जाम्पल अगर थायराइड का कुछ मसला आया, तो फिर थायराइड की मेडिकेशन का इस्तेमाल होता है। लेकिन कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है कि आपने दी और डाउन सिंड्रोम का असर कम हो गया, या कोई मेडिसिन दी आपने ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें एक जिस तरह आप और बच्चों को लेते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, आपको खास तौर पे देखना पड़ता है कि इन बच्चों की क्या नीड्स हैं, और उस नीड्स के इर्द गिर्द आपको एक टीम क्रिएट करनी पड़ती है और फैमिलीज के साथ लेके आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा अली, डेफिनेटली जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पर मेडिसिन का बड़ा अहम किरदार है डाउन सिंड्रोम को परमानेंट कंडीशन को बेहतर करने के लिए, बच्चों की जो एक्टिविटी है उसको मजीद इन्हांस करने के लिए। वहीं पर फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्स और फैमिली की तरफ से केयर और प्यार कितना ज़रूरी है ऐसे बच्चों के लिए? बहुत ज़रूरी है। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि फैमिलीज़ के अंदर एक्सेप्टेंस लाजिम है, क्योंकि अगर फैमिलीज को वो ये फील करेंगे जैसे कि हमारा बच्चा किसी से कम है, या हमारा बच्चा वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकता जो और बाकी टिपिकली डेवलपिंग बच्चे कर सकते हैं, पहला प्रॉब्लम तो वहीं होता है। तो हमारे KDSP में एक फैमिली सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम भी रन होता है, जिसमें फैमिलीज दे गैदर एवरी मंथ, और फिर हम बातचीत इसी मौजू पे करते हैं कि हमारे बच्चे
बाकी बच्चों से कम नहीं है, उनकी डेवलपमेंट डिफरेंट है, परवरिश डिफरेंट है, और हमें उसी तरह उनकी नीड्स को हैंडल करना है, एंड दैट्स अबाउट इट। और इसमें जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी है, क्योंकि याद रखें कि जब कोई बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम होता है पैदा होता है, पहली इंटरेक्शन डॉक्टर्स के साथ होती है, तो डॉक्टर्स के उनका भी एक बहुत जबरदस्त रोल है फैमिलीज को सही पिक्चर देने के लिए कि उनके बच्चे जिंदगी में क्या क्या अचीव कर सकते हैं, ताकि वो वही होप आगे रखें। बिल्कुल यही, जैसे कि हम कहते भी हैं कि खुदा अगर किसी शख्स से एक चीज कम कर देता है तो उसको मजीद जो है वो कुछ सलाहियतें और भी मिल जाती हैं, और इस चीज को रियलाइज मेरा ख्याल है लोग तब तक नहीं कर पाते जब तक वो एक प्रोडक्टिव मेंबर बन नहीं जाता। अच्छा, ये बताएगा कि जैसे कि अभी आपने जिक्र किया मेडिकल कम्युनिटी जो है वो इस हवाले से काम कर रही है, डाउन सिंड्रोम के बारे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं भी जानते, उनके दरमियान अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अब तक क्या किया जा रहा है? करंटली इस वक्त कोई ऐसे आपके प्रोजेक्ट्स जिसमें आप फैमिलीज को भी एजुकेट करते हो, कुछ बताते हो? ये बहुत ज़रूरी है। तो एक तो हम इंडिविजुअल फैमिली से शुरू करते हैं जो कि हमारे पास आती हैं, फिर जब हमने कोलैबोरेशन शुरू की ऑफिशियली कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के साथ, तो अब हमारे डॉक्टर आगा खान से KDSP जाते हैं और वहाँ एजुकेशन सेशंस करवाते हैं वालिदैन के लिए, और फिर हम ये कि पूरे शहर में और पूरे मुल्क में हम नेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे डाउन सिंड्रोम की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। कुछ खास अगर कार्डियक सर्जरी में कोई एडवांसमेंट हुआ है, किसी और ट्रीटमेंट में हुआ है, हम उसके बारे में करते हैं। तो ये पूरा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हमें फैमिलीज को भी, कम्युनिटी को भी और मेडिकल कम्युनिटी को भी एजुकेट करना है, क्योंकि एक इंप्रेशन है डाउन सिंड्रोम के बारे में कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां बच्चे जो हैं एक हद के बाद जाके आके रुक जाएंगे, और इन पे अगर ज्यादा तवज्जो दी जाए या ज्यादा दी जाए उससे फायदा नहीं होगा। और हमें बिल्कुल ये जो है ना इस चीज को बदलना है, क्योंकि हमने देखा है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि ये बच्चे माशाल्लाह से आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ भी माशाल्लाह से बहुत आगे पहुंच तो रहे ये हैं। डॉक्टर सलमान साहब, ये लाइफ लॉन्ग है डाउन सिंड्रोम जो है वो आपके साथ चलता है, या एक स्टेज पर आके आप बिल्कुल नॉर्मल लोगों के साथ मैच होना शुरू हो जाते हो? देखिए, जिस तरह अली ने कहा ना एक्सेप्टेंस, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ खास चीजें अपनी रफ्तार से चलेंगी। बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा वालिदैन को ये एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं, आप शुरू में ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो हिसाब में तेज होगा और ये जोग्राफिया में तेज होगा और ये उर्दू में कमजोर होगा। तो उसी तरह डाउन सिंड्रोम का बच्चा, एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होगा। आपको उस बच्चे की नीड्स देखनी है और उसको आगे बढ़ाना है। आपको एक अच्छा टारगेट देना है फैमिलीज को, और उसको वहाँ उस अचीवमेंट तक पहुँचाना है। अच्छा डॉक्टर सलमान, आप ही से मजीद मैं पूछना चाहूंगी इस हवाले से कि डाउन सिंड्रोम्स की जो कंडीशन है, इसके शिकार जितने भी बच्चे हैं, उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है ऑन इनिशियल स्टेजेस के? उनको हार्ट में कभी इश्यूज होते हैं ज्यादातर, तो उस हवाले से क्या ट्रीटमेंट दी जा रही होती है? जी, तो कुछ खास कॉम्प्लिकेशंस हैं मेडिकल रिलेटेड, और उसके लिए हम खास टेस्ट करते हैं। डॉक्टर सलीम अभी हार्ट के डॉक्टर आएंगे, वो आपको और बताएंगे दिल के लिहाज से। लेकिन एक जो बहुत कॉमन इशू है डाउन सिंड्रोम में, वो है हियरिंग का कम होना। और कभी कभार वालिदैन हमें ये कहते हैं कि नहीं, हमें पता है हमारे बच्चे की हियरिंग अच्छी है, क्योंकि हम अगर नाम लें या आवाज छोड़ गए तो बच्चा टर्न करता है। लेकिन जो खास स्पीच का जो रिकग्निशन होती है ब्रेन में, कभी कभार उसमें कमी आती है, और उसके लिए खास टेस्ट होते हैं। और अगर खुदा न खासा हियरिंग कम हो तो उसका इलाज हो सकता है। जितनी जल्दी उसका इलाज होगा उतनी अच्छी बच्चे की कम्युनिकेशन और स्पीच होगी। जितनी अच्छी स्पीच होगी उतनी अच्छी बच्चा जो है एजुकेशन में रहेगा और अपने आप को कम्युनिकेट कर सकेगा। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज पे तवज्जो देना। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक अहम खबर जो है वो अपने व्यूवर्स को देते चले। यहाँ आपको बताएं कि मारूफ मौसीकार वजाहत अजरे इंतकाल कर गए हैं। वजाहत अजरे 1 माह से जिना अस्पताल में जेर इलाज थे। इस हवाले से मजीद अपडेट्स जानेंगे आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। जी हुमा भट्ट, अपडेट कीजिए, इंतहाई अफसोसनाक खबर है ये। जी बिल्कुल, आज जिना हॉस्पिटल में वजाहत अजरे जो मारूफ मौसीकार हैं वो इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक 1 माह से वो यहाँ पर जेर इलाज है। उन्हें फालिज का अटैक हुआ था। दाएं जानिब का उनका हिस्सा जो था, बाजू जो था, वो कम्प्लीटली पैरालाइज था, और उसके बाद आज उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उनकी आज डेथ हो चुकी है। और जो वजाहत अजरे हैं उन्होंने अपने हुक्मरान में 3 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है, और आज उन्हें अपनी रिहाइश का तमनाबाद दिखाया गया। जी हुमा भट्ट अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, कमिंग टू यू अली, क्लिनिक के हवाले से आपने कोलैबोरेशन की है, कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके, जितना हो सके इस मर्ज से जो है लोगों को आगाही फराम की जा सके। तो रिस्पांस कैसा है फैमिलीज़ का? जो फैमिलीज आती हैं उनका क्या रिस्पांस है? आर दे हैप्पी? क्लिनिक की शुरुआत एक बहुत रीसेंट एफर्ट है, लेकिन बिल्कुल रिस्पांस बहुत अच्छा है। बिकॉज और जब हमने इस क्लिनिक का लॉन्च किया था तो बाकायदा आगा खान हॉस्पिटल में हमने एक इवेंट किया था, और उसमें बेइंतहा फैमिलीज ने शिरकत की। और ये इन इटसेल्फ एविडेंस था कि फैमिलीज कितना चाहती थी ऐसी एक सर्विस का मौजूद होना।
और इससे उनको एक बहुत आसानी ये मिली है कि अब उनके जहनों से ये बोझ हट गया है, क्योंकि खासतौर पे देखें छोटे बच्चों में ना आप ये बता नहीं सकते कि वो उनके कोई इशू चल रहा है उनके अंदर या नहीं चल रहा है। तो मेडिकल कम्युनिटी से इस मामले में हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको इसमें बहुत आसानी मिली। अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि डाउन सिंड्रोम की ये जो कंडीशन है जब किसी बच्चे पर होती है उसको किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना होता है, अगर इन केस जैसे कि अब ये डिपार्टमेंट है ऑलरेडी जो इसके लिए काम कर रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट से रुजू ही नहीं करते, उनके घर में इस तरह के बच्चे हैं जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? देखिए प्राइमरीली और हम यही कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम के अंदर जो एक पीरियड होता है जिसको हम अर्ली इंटरवेंशन पीरियड कहते हैं, ये पहले 1000 दिन जो एक बच्चे की जिंदगी में होते हैं और इनकी बहुत हाई इंपॉर्टेंस होती है। चैलेंजेस बेसिकली ये होते हैं कि शुरू में इन बच्चों के जो बेसिक माइलस्टोन्स होते हैं वो थोड़े डिलेड होते हैं। मिसाल के तौर पे पॉसिबली ये बच्चे हो सकता है थोड़ा देर से क्रॉल करें, थोड़ा देर से बैठें, थोड़ा देर से चलें, थोड़ा देर से बात करें, लेकिन इस पीरियड में जो मैंने अर्ली इंटरवेंशन पीरियड का तस्करा किया, पहले 1000 दिन, इसके अंदर काम करना बहुत जरूरी है। बिकॉज याद रखें ये वो पीरियड है जिसमें बच्चा आपको फीडबैक अपने मुंह से नहीं दे रहा कि मेरे अंदर ये चीज कमी हो रही है, मुझे ये तकलीफ हो रही है। तो इस पीरियड में सर्टेन थेरेपीज होती हैं जो कराई जाती हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, जो बच्चों के इन माइलस्टोन्स को अचीव करने में काफी फैसिलिटेट करती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सलमान, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स 21 की वजह से ये प्रॉब्लम आती है और जैसे कि अली ने कहा कि पहले 1000 दिन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बच्चा अपने मुंह से नहीं बता पाता कि उसको प्रॉब्लम क्या है, डिले रिएक्शन होता है उसका। तो वो जो शुरू के जो बिगनिंग के जो दिन होते हैं उसमें डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, इन बच्चों के साथ में किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए और फैमिली को उनके साथ कोलैबोरेट करके किस तरीके से इसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए? तो एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस बनी हुई है, एक रोड मैप बना हुआ है कि आपको पैदाइश से पहले ये चीज़ें फैमिली से डिस्कस करनी है, पैदाइश के वक्त आपको फला टेस्ट करना है, फला चीज़ देखनी है, 2 माह पे, 4 माह पे, 6 माह पे, 1 साल पे, 2 साल पे, 4 साल पे। तो एक हम वो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जो कि बदकिस्मती से यहाँ पाकिस्तान में नहीं फॉलो हो रही थी। पर जब से हमने क्लिनिक शुरू की है और ये सब किया है, अब तमाम वालिदैन को भी इन चीज़ों के बारे में मालूम है, वो डॉक्टर से डिमांड करते हैं कि अब ये वक्त आ गया है, आप ये टेस्ट करवा लीजिए। तो इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुई है और तमाम बच्चों को अब एक यूनिफॉर्म स्क्रीनिंग मिल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि जेनेटिकली भी बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या वजूहात आप समझते हैं? इसके अलावा भी कोई और रीजन होता है? समवेयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की कोई गफलत हो सकती है या फिर कोई और सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से बच्चों में इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो रिपोर्ट होती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और हम शुरू में ही सबसे पहले वालिदैन को ये बताते हैं कि ये कुदरती चीज़ है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है, ना माँ की तरफ से गफलत हुई, ना कोई दवा का असर हुआ, ना कोई शुआओं का या किसी और चीज़ का असर हुआ। ये कुदरती चीज़ है जो कि किसी भी वक्त प्रेगनेंसी में किसी भी प्रेगनेंसी में हो सकती है। हमारे यहाँ मिथ इस तरह की है कि पता नहीं चांद ग्रहण है तो फिर आप उसी वजह से कुछ हो जाता है, इस टाइप की भी बड़ी चीजें हैं। आपने मेडिसिन को ऐसी ले ली है? बिल्कुल कोई ऐसी नहीं है। तो एक जो है कनेक्शन वो ये कि अगर माँ की एज 35 प्लस हो, 35 से ज्यादा हो, तो इस कंडीशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यंग मदर्स को ये कंडीशन नहीं हो सकती। यंग मदर्स को भी जो है बेबीज हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम के, क्योंकि कुदरती चीज है जो कि हो सकती है। अच्छा, बहुत अभी आपने इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ये क्लिनिक स्टार्ट किया है और अवेयरनेस देने का सिलसिला स्टार्ट किया है, तो ये बताएं कि आगे आपके गोल्स क्या हैं इसी डाउन सिंड्रोम के मामले को लेके? आगे क्या देखना है कि किस तरीके से और इसको बिग प्लेटफॉर्म पे जाके एड्रेस किया जाए? देखिए, हम ये बिलीव करते हैं और अब हमारे पास दुनिया भर में इसका एविडेंस भी है कि जिन बच्चों को, लोगों को डाउन सिंड्रोम है, वो दुनिया में क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो ये तो हमारे सामने है कि गोल क्या है। गोल किसी भी इंसान का ये होता है कि आप उसको एक इंडिपेंडेंट जिंदगी वो लेके चल सके, ताकि वो किसी की बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो बाकी लोग भी करते हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस। द गोल इज कि हमने इंशाल्लाह पहले पूरी कराची की आवाम, फिर पूरे पाकिस्तान की आवाम जो डाउन सिंड्रोम से मुतासिर है, उनको हमने ये सारी आगाही देनी है ताकि वो भी इवेंचुअली इंडिपेंडेंट जिंदगियां लेके आगे। चलो जी, बहुत शुक्रिया। अली अल्लाहवाला हमारे साथ हैं, डॉक्टर सलमान हमारे साथ थे और एक अहम मौजू पर जो है वो हमने बातचीत की। उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी आज के इस टॉपिक से जो है वो बहुत कुछ डाउन सिंड्रोम के बारे में जानने को भी मिला होगा। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से भी आगाह करें कि कराची से आपको खबर देंगे जहाँ उस्तादजा ने बतौर एहतजाज आज होने वाले पर्चे लेने से भी इनकार कर दिया है, जबकि उस्तादजा ने कॉलेजेस के दरवाजे पर ताले लगा दिए हैं। मजीद के तफसीलात इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये बाइकआउट क्यों किया गया है? देखिए, हम आपको बताएं कि सीटीडी की यहाँ से जो रिपोर्ट जारी की गई थी परसों, उसमें जो है वो
लिए गए थे तकरीबन 13 साल के। उसके बाद उसके लेक्चर ने कल बाकायदा जी आज के एग्जाम्स हैं, उस बाकायदा जो है वो रिकॉर्ड कर जाएगा। इस सब आज तमाम मुताबिक कॉलेजेस के अंदर जो है वो मर्कजी दरवाजे पर उन्होंने ताले लगा दिए और बेशतर कॉलेजेस के अंदर जो वो सीसीओ हैं वो पर्चा लेकर नहीं पहुंचे हैं। मैं बता कि जामिया मरियम कॉलेज, सऊदाबाद कॉलेज, बीटर कॉलेज यहाँ पर जो है वो असातिज़ा नहीं पहुंचे हैं और उन्होंने ताले लगा दिए हैं। इसके अलावा सप्लाई का कहना यह है कि इम्तहानात में ड्यूटी देने की जराया धमकाया जा रहा है। कफील असातिज़ा ने ताले लगा दिए हैं, असातिज़ा मौजूद नहीं है, इस हवाले से ओवरऑल इंतजामिया का क्या कहना है? देखिए, इंतजामिया का कहना है कि पेपर का इनेकाद अगर ना किए गए तो असातिज़ा के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी। तहम असातिज़ा का कहना है कि जब तक चेयरमैन इंटर बोर्ड को बरतरफ नहीं जाता, उसको माफी नहीं लिया जाता, जब तक माफी नहीं मांगेंगे जो है वो तमाम जो पेपर है उसका बाइकआउट किया जाएगा और कोई पेपर जो है वो नहीं लिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो पेपर जारी हैं वो ईद के बाद होने थे, तहम शेड्यूल को चेंज किया गया और अब 24 मई से लेकर वो 10 जून तक जो है वो इनेकाद किया जा रहा है पेपर का। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनका क्या कहना है? डेफिनेटली उनके लिए तो एक शॉकिंग खबर है, पूरा साल लोग तैयारी करते हैं पेपर देने के लिए और पहले नकल माफिया सरगर्म थी और अब इस तरह का एहतजाज असातिज़ा की जानिब से सामने आ रहा है। देखिए, जब परसों जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की से जो रिपोर्ट जारी इम्तहानात के हवाले से उसमें बाकायदा ये कहा गया कि जो है वो असातिज़ा को जो है वो जानबूझ के ड्यूटियाँ लगाए करने के और उन पर जो है खासे इल्जाम आयद किए गए थे। कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें ऐलान के चेयरमैन इंटर बोर्ड जिन्होंने इल्जाम आयद किए वो जब तक वापस नहीं लेंगे इम्तहानात का बाइकआउट किया जाएगा। बच्चों के टीचर को बहुत शुक्रिया कफील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से, जहाँ पर असातिज़ा ने बतौर एहतजाज आज होने वाले पर्चे लेने से इनकार कर दिया है और बच्चों के फ्यूचर के साथ इस वक्त खेला जा रहा है। असातिज़ा ने कॉलेज के दरवाजों पर भी इस वक्त ताले लगाए हुए हैं। तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वो बच्चे जो अब हमारे कौम का मेहमान हैं और इस तरह के इम्तिहानात के लिए जब वो जाते हैं कितनी तैयारी की भी होती है और आगे जाओ और आपको पता चले कि जी जिसके लिए हमने तैयारी की है वो पेपर ही नहीं हो रहा। इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, कभी नकल हो रही होती है, कभी कोई इशू आ रहा होता है, तो इस सब में इंतजामी हमारी क्यों प्रोफेशनली हम दुनिया से पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एग्जाम्स को ही जब सीरियस नहीं लिया जाता तो फिर आगे प्रोफेशंस को कोई क्या सीरियस लेगा। खैर, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा नहीं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज में जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से और बात हो रही है डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम के ऊपर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है डाइटिशियन भी और बच्चों के हवाले से जो दिल के अमराज होते हैं उनके डॉक्टर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप दोनों? अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि आप डाइटिशियन हैं और डाइट प्लान करती हैं ऐसे बच्चों की जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या डाइट लेनी चाहिए ऐसे बच्चों को? प्रिकॉशंस हैं या जो आम लोग खाते हैं, जो आम बच्चे खाते हैं, वो बच्चे ये डाइट ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए डाउन सिंड्रोम इज़ अ कंडीशन, तो जस्ट लाइक जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी हम न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, उनको एक हेल्दी डाइट हमारा एक एम होता है पेरेंट्स का भी और जो भी उनके डॉक्टर या अगर कोई पीडियाट्रिशियन के अंडर वो ट्रीटमेंट होते हैं क्योंकि फॉलोअप्स तो चल रहे होते हैं। बिल्कुल जस्ट लाइक दैट जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं उनके साथ भी हमें उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। और इसको अगर हम देखें तो फ्रॉम द इन्फेंसी, बिकॉज इस कंडीशन में इन्फेंसी में जब बच्चा छोटा होता है तो वहाँ पे जो इश्यूज होते हैं बेसिकली वो अंडरवेट के होते हैं या वो बच्चे होते हैं जिन फेलियर टू थ्राइव होते हैं। इफेक्टिव जो यूटिलाइजेशन है, जैसे प्रोटीन्स हैं हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, कैलोरीज हैं, वो ऑप्टिमाइज नहीं हो रही होती इन बच्चों में। तो इन्फेंसी में ये प्रॉब्लम होती है एंड देन लेटर ऑन ईयर्स में हमारे पास ओवरवेट और ओबेसिटी यानी वज़न की ज़्यादती या वज़न बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो बिकॉज इसमें जैसे कि बात है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, डेवलपमेंटल डिले होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा उस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम खाते पीते हैं हमारी बॉडी जब वर्क मोबिलिटी होती है तो वो बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है। तो देन जो न्यूट्रिशन के हवाले से हमारा जो मेन फोकस है कि ओवरऑल हमें एक बैलेंस और प्रॉपर डाइट ऐसे बच्चों की प्लान करना चाहिए। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे की स्क्रीनिंग हो। फर्स्ट स्टेज पे जब स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग पे आप बच्चे के डिफरेंट मेडिकल जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स देखे जाते हैं जिसमें आपका ब्लड
से पता चलता है आयरन के लेवल्स क्या हैं, आयरन स्टडीज डॉक्टर्स कराते हैं। सीलिएक डिजीज होती है बाज़ इन बच्चों में, जैसे गंदम की एलर्जी होती है, या जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जो कार्डियक प्रॉब्लम्स वाले बच्चे होते हैं उनका भी वजन कम होता है। तो वहाँ पे डॉक्टर साहबा, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन के हवाले से बात की और अभी इससे पहले जब हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर सलमान से, तो उनका भी ये कहना था कि बच्चों की ग्रोथ और इन तमाम चीज़ों के लिए न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इसका अहम रोल होता है। तो इस पर हम मजीद बात भी करेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस में किस किस तरह की डाइट्स और सप्लीमेंट्स देने चाहिए। डॉक्टर हमारे साथ हैं इस वक्त सलीम अख्तर साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के। सर, सबसे पहले तो आपको भी वेलकम करना चाहेंगे हम शो में। ये बताइएगा कि डेफिनेटली डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, जो इस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, जो इस प्रॉब्लम में होते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस एक बहुत कॉमन मसला है जो उनके साथ होता है। ऐसे में जब बेबी की बर्थ होती है और उसके बाद उसको पता चलता है, इवन वो तो पहले भी हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि बेबी डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हो रहा है, तो सर्जरीज के हवाले से बताइएगा, हार्ट सर्जरीज के हवाले से कब करनी चाहिए वो? तो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं उनमें जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं। तो ब्रॉडली अगर हम उनको देखें तो मेजॉरिटी ऑफ जो प्रॉब्लम है इन बच्चों में वो कंजेनिटल हार्ट रिलेटेड होते हैं, जो पैदाइशी दिल के जो मसले होते हैं जी। बहुत सारी टाइप्स हैं वो उनमें मतलब अगर हम उनको ब्रॉडली डिफाइन करें तो दो बेसिक कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं। एक बच्चे वो हैं जो कि पैदाइश के वक्त से ही ब्लू होते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है। यूजुअली इन बच्चों को, जैसे आप टर्म सुनते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीजेज, ये जो कैटेगरी है बेसिकली ये साइनोटिक हार्ट डिजीजेज के बच्चे होते हैं। और दूसरे बच्चे वो होते हैं कि जो कि ब्लू नहीं होते लेकिन स्टिल दे हैव हार्ट प्रॉब्लम, और यूजुअली हम उनको एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। उसके हिसाब से एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इवन इन फीटल लाइफ अगर सस्पिशन होता है कि जी डाउन सिंड्रोम के बेबी के हिसाब से प्रॉब्लम हो सकता है, तो यूजुअली एक स्क्रीनिंग एको सजेस्ट किया जाता है, फीटल एकोकार्डियोग्राम सजेस्ट किया जाता है कि वो 20 to 24 वीक्स पे करवा लें। और रीज़न ये होता है कि जी अगर ये करवाने से फीटल लाइफ में ही जब बेबी अभी डिलीवर नहीं हुआ तो उसमें ही पता चल जाए कि बेबी में कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो एक एस्पेक्ट तो ये है। वंस अ बेबी इज बॉर्न, उसके बाद देन वी कैन ऑलवेज रीवैल्यूएट कि क्या सूरत हाल है। सेकेंडली ये कि जी जितने भी बेबी बॉर्न होते हैं डाउन सिंड्रोम के साथ उनमें इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक। अगर कंपेयर करके देखें एक नॉर्मल पैदा होने वाले बच्चों में और डाउन के बच्चों में, तो नॉर्मल बेबीज जो पैदा होते हैं उनमें जो इंसिडेंस है या जो वो इंसिडेंस ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है वो 1% है, या 8 per 1000 रफली हम कहते हैं कि जी 1000 में से 8 बच्चों को होता है। जो डाउन सिंड्रोम के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें 50% ऑफ दीज बेबीज हैव कंजेनिटल हार्ट डिजीज। अच्छा, तो डॉक्टर साहब यूजुअली पेरेंट्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल है और बिल्कुल इसकी एक्टिविटी भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो उनको नहीं फील हो रहा होता कि उस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो उस टाइम पर फिर क्या टेस्ट आप उनको लिख कर देते हैं, किस तरीके से फिर वो जज किया जाता है कि नहीं इस बच्चे में ये कंडीशन है? तो डाउन सिंड्रोम के हिसाब से तो एक क्लिनिकल फीचर्स के जी डॉक्टर साहब ने देखा, सस्पेक्ट किया कि जी डाउन सिंड्रोम है, और क्वेश्चन ये है कि जी क्या हर डाउन सिंड्रोम के बच्चे को हार्ट के हिसाब से इवैल्यूएशन की जरूरत है कि नहीं। बेसिक कंसर्न हमारा कार्डियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन बच्चों के सिम्टम्स के हिसाब से याद रखने की है कि कई दफ़ा बच्चे ये ऐसे होते हैं कि जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई प्रॉब्लम बज़ाहिर वालिदैन रिपोर्ट नहीं करते, ठीक है। सही। उसके बावजूद हम रिकमेंडेशंस ये हैं कि ऑल दीज बेबीज जो कि डाउन सिंड्रोम के साथ बॉर्न हुए हैं उन सबका स्क्रीनिंग एको होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट टाइम पे वक्त से हमें पता चल जाए कि अगर नहीं है प्रॉब्लम तो फैमिली के लिए रीअश्योरेंस हो जाती है, हम उनको रीअश्योर कर सकते हैं कि एटलीस्ट हार्ट रिलेटेड इशू नहीं है। अगर है तो फिर उसके हिसाब से कि जी हमें ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्या करनी है, ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या हैं, क्या मेडिकल थेरेपी चलेगी, बिल्कुल सारी ट्रीटमेंट सर्जरीज उसके बाद ही होती है जब आप पहले इस चीज़ को डायग्नोज कर लेते हैं। अच्छा, डॉक्टर बुशरा हमारे साथ हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी डॉक्टर बुशरा कि जो बेबी जब आपका बॉर्न होता है तो उसकी फर्स्ट फीड होती है मदर फीड, और समवेयर जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं उन्हें चीज़ों को स्वेलो करने उनको निगलने में या फिर आपके उनको च्यू करने में जो है वो भी मसाइल होते हैं, और मदर फीड जो लोग नहीं ले पाते, जो ऐसे बच्चे नहीं ले पाते, फिर उनके लिए क्या डाइट होती है?
देखिए जो बच्चे जैसे मदर्स फीड पे नहीं है तो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जिनके थ्रू हम बच्चों की ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या मदर्स मिल्क को भी हम एक्सप्रेस करके, और जिस तरह की टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली जो टेक्निक्स होती हैं कि बच्चे की swallowing या फीडिंग जो टेक्निक्स हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो swallowing एक्सपर्ट या जो उसकी इम्पोर्टेंट एवेलुएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज ये कि जो आप उसकी जो फार्मूला मिल्क है उसके थ्रू आप कैलोरीज को, प्रोटीन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रायर टू ऑप्टिमाइज कैलोरीज और प्रोटीन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे की जो ग्रोथ है, यानी जब बच्चा पैदा हुआ है इसका वजन, फिर उसकी जो ग्रोथ की मॉनिटरिंग है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो वो ग्रोथ की मॉनिटरिंग जो है हम चार्ट्स की मदद से करते हैं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर्स के सुपरविजन में या एक कोलैबोरेटिव अप्रोच, इसलिए हम कह रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम के लिए ज़रूरी है कि पीडियाट्रिशियन भी हों, कार्डियोलॉजिस्ट भी हों, डाइटिशियन भी हों, क्योंकि आप जब ऑप्टिमाइज करें न्यूट्रिशन तो हमें ज़रूरत इस बात की कि हम देखें बच्चा किस वजन पे है, आया वो अपने उम्र के लिहाज से, जैसे शुरू के ईयर में मंथ्स के हिसाब से हमें वजन को देखना है, उसकी ग्रोथ की, वेट की प्लॉटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि चार्ट की मदद से होती है। डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, ग्रोथ चार्ट जिस पे परसेंटाइल्स पे हम देखते हैं बच्चे की ग्रोथ। फिर जो न्यूट्रिशन है उसके थ्रू हम जैसे फार्मूलाज दे रहे हैं, या मदर्स मिल्क को हम डिफरेंट प्रोटीन बूस्टर्स होते हैं, कैलोरीज बूस्टर्स होते हैं, जिनके थ्रू हम उसकी कैलोरीज और प्रोटीन्स को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फिर एक्सप्रेस करके मिल्क के अंदर जैसे हम बढ़ा सकते हैं, फिर किस तरीके से बच्चे को देना आया वो फीडिंग जैसे ऐसे बॉटल्स होते हैं या इस तरह के जो सक्कर्स हैं जिस तरीके से हम दे सकते हैं। लेटर ऑन जैसे बच्चे की डाइट है तो डाइट अब यूजुअली जैसे मेरे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो बच्चों को जैसे पेरेंट्स को ये ख्याल होता है कि बच्चा सिर्फ दूध ही पी सकता है, हालांकि 6 माह पे जिस तरह नॉर्मल बच्चों की वीनिंग शुरू होती है, सॉलिड या ठोस गिज़ा शुरू होती है, उसी तरह इन बच्चों की भी ठोस गिज़ा की जरूरत होती है। अब मेरे पास 6 मंथ से ऑनवर्ड्स, ठीक है, तो उसमें अब बच्चों को जैसे हम नॉर्मल बच्चों को चावल की चीजें, डिफरेंट सीरियल्स शुरू करते हैं, फ्रूट्स शुरू करते हैं, उसी चीजों को लेके हमें बच्चों को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि इन बच्चों में फिर डेफिशिएंसी किसकी होती है? आयरन की, क्योंकि मिल्क जो है वो पुअर सोर्स होता है आयरन का, और फार्मूला मिल्क हो गया या मदर्स मिल्क होता है वो 6 मंथ तक आपकी न्यूट्रिशन को बैलेंस कर सकता है। लेटर ऑन हमें सॉलिड्स ऐड करने होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगर बच्चे को चूइंग की जैसे आपने बात की या सोलोइंग की प्रॉब्लम है तो हम उसको ब्लेंड करके भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, उसकी माँ सिर्फ उसको सिरेलैक पे रखे हुए, बच्चा विद डाउन सिंड्रोम है, सिरेलैक पे है या सिर्फ सूजी पे है, 1-1.5-2 साल का बच्चा, तो उसकी तो नहीं न्यूट्रिशन पूरी होगी ना जब तक कि उसकी डाइट में प्रोटीन्स ना हो, क्योंकि बच्चों की जैसे मसल टोन अगर कम है, उनको कितनी रिक्वायरमेंट है, तो ये बेसिकली क्लिनिकल जजमेंट होती है। डॉक्टर बुशरा, इन्फेंसी से लेकर आपने बताई कि इस तरीके से हम फॉर्मूला मिल्क देते हैं, फिर सॉलिड पे आ जाते हैं, उनको ब्लेंड करके दे सकते हैं। बच्चों की डाइट इन केस इम्प्रॉपर हो, जैसे कि आपने बताया कि उसे सूजी का हलवा दे रही थी, तो कितनी ज्यादा ड्रेस्टिक जो है नुकसान होते हैं इनकी फिजिकल। देखिए अब आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन के हमारे सोर्सेज प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, ठीक है, या रिच आयरन फूड्स होते हैं। अब आयरन एक आम नॉर्मल लेमैन को नहीं पता कि आयरन किस में है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक प्रॉपर एटलीस्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स पे इन बच्चों के फॉलो अप रखे जाए, ठीक है, एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि एटलीस्ट आपकी बच्चों की एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज तो कर सके। आयरन है तो आयरन सप्लीमेंट्स की जरूरत है बच्चे को। बच्चा अगर नॉर्मल डाइट से नहीं अपने वाइटामिन या डिफरेंट मिनरल्स नहीं ऑप्टिमाइज कर पा रहा तो वहाँ पे उन चीजों की सप्लीमेंटेशन की जरूरत है, विटामिन डी की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बड़ी अहम बात की, फॉलो अप्स, ये लेना बहुत जरूरी है। समटाइम्स ऐसे होता है आप डॉक्टर को विजिट करते हैं, डॉक्टर ने आपको चार्ट बना के दे दिया, उसको आप फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद आपने दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं किया। कितने ट्रबल्स के बाद जाकर आपको डॉक्टर के साथ ये सेशन दोबारा लेना चाहिए और आप एक नया चार्ट जो है देखिए डिपेंड करता है कि देखिए फर्स्ट विजिट पे हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, फर्स्ट विजिट पे पेरेंट्स भी बेचारे इतने एंग्शियस होते हैं, वो इतने परेशान होते हैं, हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, हमारे बच्चे को हम दे सकते हैं कि नहीं, उनको डर होता है। बेसिकली इस कंडीशन के साथ लोगों के अंदर मिथ्स भी बहुत हैं कि ये खिलाएंगे तो ये ना हो जाए, ये देंगे तो ऐसा ना हो जाए बच्चा। तो बेसिकली ये सारे जो एक मिसकंसेप्शंस है इनको एक टेक्निकल या एक एक्सपर्ट ही डील कर सकता है, तो वो उनके मिथ्स को क्लियर करना, हर चीज के फायदे, बिकॉज हमारी सोसाइटी में ठंडा गर्म मेडिसिन के साथ आपकी हिकमत भी चल रही होती है, ये ठंडा है, ये गर्म है, कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है, बच्चे को ये ना हो जाए, ठंड लग जाएगी। बेसिकली देखें बच्चे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं, तो इन बच्चों की फिजिकल थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चे लेटा हुआ बच्चा है, उसके ऑब्वियस सी बात है
लोग दूध नहीं दे रहे होते कि दूध प्रॉब्लम कर देगा, दही नहीं देंगे, इस तरह की चीजें देंगे। अच्छा डॉक्टर सलीम, आपसे पूछना चाहूंगी कि डेफिनेटली जैसे कि साथ साथ डॉक्टर बुशरा भी बता रही है डाइट के हवाले से कि अगर एक तरफ तो हम मेडिसिन की ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, फिर हिकमत भी साथ साथ चल रही होती है, वो भी बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट करती है। दूसरा ये कि जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम्स है और जिनको पता लगता है कि जी कंजेनिटल हार्ट डिजीज इनके अंदर है और अब तो सर्जरी करनी है, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि अब सर्जरी भी, एक तो पहले कंडीशन ऊपर से फिर सर्जरी। तो ये बताएं अवेयरनेस के लिए कि कितनी क्यूरेबल है ये सर्जरीज और कितनी ज्यादा मददगार साबित होती हैं ये सर्जरीज। एक तो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है कि जी हर बच्चे को जो कोई जिसको के कंजेनिटल हार्ट डिजीज है उसको सर्जरी की जरूरत है। सो दिस इज बिट चेंजिंग नाउ विद इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। कुछ टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज ऐसी हैं कि जो कि बगैर सर्जरी के हम एड्रेस कर सकते हैं, उसे हम डिवाइस क्लोजर्स के जरिए से, जैसे ऑल चिल्ड्रन आर गोना रिक्वायर सर्जरी। हाँ, बिल्कुल एक सिंपल। कुछ बच्चे होंगे जिनको कि डेफिनेटली ज़रूरत होगी, ठीक है, और उनको जिनको ज़रूरत होती है फिर उसमें यूजुअली इनकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन के किस टाइप का हार्ट का प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से जी VST है, AST है, या ये है कि जी कोई कॉम्प्लेक्स नौइयत का प्रॉब्लम है। तो ये जो ज़्यादातर जो सिंपल वाले प्रॉब्लम्स हैं इनमें सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी हाई है, मोर देन 95% सक्सेस रेट होता है सर्जरी का। और ऑप्शंस ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल भी है, ऐसा नहीं है कि जी सबको बाहर जाना पड़ेगा कि जी, और मतलब पाकिस्तान में अवेलेबल, ये भी बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि पाकिस्तान में। डॉक्टर सलीम, सर्जरी हो गई बेबी की, उसके बाद क्या प्रिकॉशन होती हैं, क्या उसको सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं या फिर थोड़े अरसे बाद वो बिल्कुल अपनी जिंदगी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ दिस चिल्ड्रन जो कि जिनका के रिपेयर अच्छा है, चाहे वो सर्जिकल है या नॉन सर्जिकल टेक्निक से है, अगर फुली क्योर हो जाते हैं। कुछ कैटेगरी ऐसी होगी जो कि कम्प्लीटली रिपेयर हो गया, कोई रेजिडुअल इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दे कैन लीव अ नॉर्मल लाइफ विदाउट एनी इशूज। यूजुअली मेडिकेशन भी कुछ ऐसे के बाद स्टॉप हो जाती हैं, कोई इशू नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनमें थोड़ा बहुत अगर इशू रह जाता है, तो बट मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन बगैर किसी मेडिकेशन के, बगैर किसी इशूज़ के दे सर्वाइव। रेयर कॉम्प्लेक्स चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें सीरीज ऑफ सर्जरीज की जरूरत पड़ती है, बट दे आर वेरी रेयर वन। ऐसा नहीं है कि जी सबको ही जरूरत पड़ेगी कॉम्प्लेक्स में, ऐसा नहीं। और सबको सर्जरीज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लाजमी है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीम साहब, आप हमारे साथ हैं, डॉक्टर बुशरा आप लोग हमारे साथ थे, और एक अहम मौजू पर हमने बातचीत की है, और वो तमाम बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के साथ है उनको किस किस तरह की कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम आती है और किस तरह की डाइट उन्हें लेने की जरूरत है, ये सब पर आज हमने बात की। उम्मीद करते हैं कि आज का शो भी बड़ा मुफीद होगा। वेल, आज का शो खास यूं भी है क्योंकि ये रमजान से पहले हमारा आखिरी शो है और वक्त जो है वो खत्म होने जा रहा है, साथ फीलिंग जो है वो इसमें काफी इमोशनल भी है, लेकिन हम जरूर आएंगे, पलट कर आएंगे रमजान के बाद। चिल्ड्रन पूरा रमजान अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सब कुछ बिल्कुल, और हमारी जो सोशल साइट्स हैं उनके ऊपर अपना फीडबैक देते रहिएगा हमारे शोज का, और डेफिनेटली आपको हमारा जो सबसे फेवरेट शो लगे आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पेज है उसके ऊपर हमारे सारे शोज वहाँ पर अपलोडेड हैं। तो मेरे ख्याल में आप सब लोगों को बहुत ज्यादा हम भी मिस करेंगे और आप भी हमें मिस करेंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एडवांस में रमजान मुबारक, और अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ ही आपको कहेंगे अल्लाह हाफिज। ऐसे ही रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिएगा ईद के बाद कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।